नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कुकीज़ के बारे में। एंगुलर के अंदर कुकीज़ क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यूज मीन्स कि कैसे गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, गेट ऑल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, डिलीट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, डिलीट ऑल फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सारे स्टेप हमने वन बाई वन देखा था। और आपको आर्टिकल्स भी अगर देखना है इसके तो आपको ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस आर्टिकल्स का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे लोड होता है मैं दिखाता हूँ। अभी तो अगर आप आज देख रहे हैं जिस डेट में मैंने पब्लिश किया है, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट में मिलेगा। ठीक है, ये लेटेस्ट में होगा, इसमें सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया है। अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च पे जाके कुकी सर्च करके आप यहाँ पे जैसे कुकी सर्च करेंगे आपको सर्च में भी ये आर्टिकल्स मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं अगर लेटेस्ट में नहीं है तो। अगर लेटेस्ट में आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए कुकीज़ में आपको सर्च में यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुकीज़ के बारे में सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कोड के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस कोड को यूज भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो रिलेटेड होगा हमारा व्यू प्रोवाइडर इन एंगुलर। व्यू प्रोवाइडर क्या होता है? अभी तक आपने प्रोवाइडर तो सुना होगा और प्रोवाइडर को हमने यूज भी करके देखा है, बट व्यू प्रोवाइडर क्या है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोवाइडर और व्यू प्रोवाइडर दो अलग अलग टॉपिक हैं, याद रखिएगा। प्रोवाइडर्स जो हमने देखा था वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। आज के बात करते हैं व्यू प्रोवाइडर्स में। दोनों में डिफरेंस भी दिखाऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों अलग है, और व्यू प्रोवाइडर का यूज किस केस में हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि क्या होता है व्यू प्रोवाइडर एंगुलर के अंदर, और इसके जो पार्ट्स होते हैं थोड़ा मतलब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो कंटेंट आपको दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यू प्रोवाइडर की। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है व्यू प्रोवाइडर्स क्या करता है, अलाउ अस टू मेक अ प्रोवाइडर्स। याद रखिएगा, प्रोवाइडर्स हमारा होता है एंगुलर के अंदर, हमने कई जगह पे यूज भी किया। अब जैसे कुकीज़ इंस्टॉल किया था तो कुकीज़ को भी हम प्रोवाइडर में ऑटो असाइन हो जाता है, यानी कि जब भी कुकीज़ इंस्टॉल होता है, अगर आप एनजी उसमें जाइएंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर कुकी सर्विस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। तो एक तो ये होता है प्रोवाइडर्स जिसमें कि ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, व्यू प्रोवाइडर्स भी वही काम करता है। उसी के लिए हमें अलाउ करता है कि हम एक प्रोवाइडर अवेलेबल कराएं। बट कंडीशन यहाँ पे अब देखिए समझिए, व्यू प्रोवाइडर अलाउ अस टू मेक अ प्रोवाइडर्स, हमें अलाउ करता है प्रोवाइडर बनाने के लिए अवेलेबल ओनली फॉर द कंपोनेंट व्यू। ठीक है, प्रोवाइडर के थ्रू ये जो व्यू प्रोवाइडर से वो अलाउ करता है हमें। ठीक है, अगर हम व्यू प्रोवाइडर से यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोवाइडर्स जो होता है वो दोनों के लिए अलाउ करता है। प्रोवाइडर्स कोई मतलब कहे बाउंडेशन नहीं होता है। प्रोवाइडर्स के अंदर आपको अवेलेबल होता है कंपोनेंट व्यू के अंदर भी और कंटेंट चिल्ड्रन के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे है व्यू प्रोवाइडर्स। तो व्यू प्रोवाइडर जो हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, सिर्फ व्यू में अवेलेबल होता है प्रोवाइडर्स, और चाइल्ड कंपोनेंट में यानी कि कंपोनेंट के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर अवेलेबल्स नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट नीचे और भी है, द व्यू प्रोवाइडर्स डिफाइन द सेट ऑफ इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी हम कोई सर्विस बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंजेक्ट करते हैं किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमें यूज करना होता है, फिर हम उसका एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब भी आप देखोगे सर्विस बनाओगे तो सर्विस के अंदर आपको इंजेक्टेबल फंक्शन डिफाइन दिखेगा। ठीक है, तो वही है कि व्यू सर्विस डिफाइन द सेट ऑफ इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट दैट आर विजुअल टू इट्स व्यू, जो कि इसके व्यू में विजुअल होगा, डोम चिल्ड्रन में विजुअल होगा। दे आर नॉट विजुअल टू द कंटेंट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आएंगे नीचे तो आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे थे। पहला क्या देखा था, कंपोनेंट व्यू और कंटेंट चिल्ड्रन। तो दोनों चीज़ों को मैं बताया हूँ कि क्या कंपोनेंट व्यू कैसा होता है, कंटेंट चिल्ड्रन किसको कहते हैं, ताकि जब हम अभी कोड करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए कंटेंट व्यू में क्या होता है, जब हम टेम्पलेट के अंदर नॉर्मल कोडिंग रखते हैं, जैसे हमने पी टैग रखा है, इसके अंदर किसी और कंपोनेंट को कॉल करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास दो तीन कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट कंपोनेंट को भी यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया पेरेंट कंपोनेंट, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से।
और उसके नीचे हमने चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ ले चलता हूँ, HTML है कंपोनेंट, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, इसके अंदर अगर हम माई पेरेंट और माई चाइल्ड को एक के बाद एक कॉल करें तब तो ये परफेक्ट है, कंपोनेंट व्यू में आएगा। लेकिन यही चीज़ क्या हो जाता है, माई पेरेंट हमने लिखा, उसके अंदर माई चाइल्ड लिखा, यहाँ पे क्या है, एक के नीचे एक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, यानी कि इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कराया है तो ये हमारा हो जाता है कंटेंट चिल्ड्रन, क्योंकि पेरेंट का जो है इसके अंदर कंटेंट होगा, जो भी डाटा होगा पेरेंट के अंदर वो कंटेंट होगा बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर हमने क्या लिखा, दूसरा हमने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कराया, तो ये हो गया कंटेंट चिल्ड्रन। तो ये पेरेंट कंपोनेंट का एक चिल्ड्रन हो गया जो माई चाइल्ड है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इस लेवल पे आते हैं, देख रहे हैं कि एट द कंपोनेंट लेवल, अगर हम कंपोनेंट लेवल की बात करें, कंपोनेंट लेवल का कहने का मतलब है जो टीएस फाइल होता है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, तो ये हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो डेकोरेटर है, कंपोनेंट डेकोरेटर, इसी के अंदर हम बात करते हैं। यू कैन प्रोवाइड अ सर्विस इन टू वे, यानी कि अगर हम कोई सर्विस फाइल बनाते हैं तो उसको दो तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट के लेवल पे। पहला क्या है, प्रोवाइडर्स एरे के थ्रू, दूसरा है व्यू प्रोवाइडर्स एरे के थ्रू। अब ये कैसे होता है, अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास, मैं बता दूं क्या क्या है, पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है जो कि पूरी ब्लैंक है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट होती है वो है फाइल, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। कंपोनेंट के अंदर सिलेक्टर है, ऐप डैश, या जो इसका सिलेक्टर है ऐप डैश रूट, टेम्पलेट है, यूआरएल है, यहाँ पे देखोगे क्लास है, कंस्ट्रक्टर ब्लैंक है, इसके अंदर भी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में हमारा व्यू प्रोवाइडर्स इन एंगुलर, सिर्फ एक टाइटल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें हमने दो कंपोनेंट क्रिएट कर रखे हैं। पहला क्या है, पेरेंट कंपोनेंट, दूसरा है चाइल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने कई बार बता दिया है, तो मैं इस बार क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। दोनों को अगर मैं दिखाऊं तो इसकी जो टीएस फाइल है वो भी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैंक वैसा ही है, और पेरेंट के अंदर आप देख जाओगे तो ये जो पी टैग होता है बाय डिफ़ॉल्ट वही है, तो ये पेरेंट है। चाइल्ड के अंदर भी जाओगे तो टीएस फाइल में सेम ब्लैंक मिलेगा, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं वही मिलेगा आपको, और इसका HTML फाइल में भी आपको वही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हो जाना चाहिए, आप कंपोनेंट क्रिएट कर लोगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर कि हम सर्विस क्रिएट करते हैं जिसको कि हम यूज करते हैं कंपोनेंट, चाहे वो पेरेंट हो या चाइल्ड हो, और उनको हम किसके अंदर, प्रोवाइडर्स या फिर व्यू प्रोवाइडर्स, दोनों के अंदर कॉल करा के डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या है, दोनों की लिमिट किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कोई सर्विस अभी नहीं है, सर्विस फाइल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन को क्लोज करते हैं और एक सर्विस फाइल क्रिएट करते हैं। ng, यहाँ पे मैंने टाइप किया ng, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और सर्विस का नाम हमने दिया। सर्विस का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सैलरी इंक्रीमेंट का फंक्शन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो मैं दूंगा सैलरी, EMP सैलरी कर देता हूँ, EMP सैलरी, बस। सर्विस का नाम EMP सैलरी के नाम से कोई भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। अब इंटर करूँगा तो यहाँ पे दो फाइल क्रिएट हो जाएंगी, वेट करते हैं, जैसे ही क्रिएट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दो फाइल क्रिएट हो गया, EMP सैलरी डॉट सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस फाइल, दूसरा EMP सैलरी डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल। तो EMP सर्विस डॉट टी एस फाइल को हम यूज करने वाले हैं। देख रहे हो ब्लैंक है, यहाँ पे प्रोवाइडर इन में रूट है और यहाँ पे ब्लैंक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट का कुछ ऑटो, मतलब एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने का मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, प्राइवेट, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको रैंडम सैलरी, रैंडम सैलरी, ठीक है। यहाँ तक सही है, रैंडम सैलरी। अब क्या करना है, रैंडम सैलरी के अंदर अब हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन में जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट रैंडम सैलरी इक्वल टू,
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर रैंडम सैलरी क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बेसिकली लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर फिर से हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम फंक्शन होता है, ठीक है। अब इस रैंडम फंक्शन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 10 से 100, 1000, जो भी आप एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब जो भी जनरेट होगा वैल्यू, वो हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिस फंक्शन को कॉल करके इस सैलरी को मैं गेट करूँगा, गेट emp रैंड सैलरी। ये मैं यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने, और इस फंक्शन में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करने वाले हैं किसको, रैंडम सैलरी की वैल्यू को, यानी कि दिस डॉट के साथ, दिस डॉट रैंडम सैलरी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सिंपल इतना काम हमने सर्विस वाले फाइल के अंदर किया है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ng स्टार्ट कर देते हैं, ng स्टार्ट, सॉरी ng सर्व होता है, वो मिस्टेक हो गया, ng सर्व। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्विस फाइल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सर्विस फाइल को हम app.component.ts फाइल है, इसके अंदर जाके हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे डॉट स्लैश जाएंगे, तो यहाँ पे emp सैलरी करके करेंगे, तो यहाँ पे सर्विस की फाइल आ गई, ठीक है। ओके, अब इसको यूज करना है, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया है, तो जो इसका जो क्लास का नाम है, सेम क्लास को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सेव किया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे और एक वैल्यू असाइन करेंगे इसको। मान लो मैंने असाइन किया obj सैलरी, ठीक है। ये एक वेरिएबल का SAL, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा अपना। अब इसको असाइन कर दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर से मैंने इसका नाम दिया रैंडम, इसको भी नाम सेम दे देते हैं, रैंडम सैलरी। ऐसा नहीं है, आप अलग भी दे सकते हो कि सेम दे, बट मैं सेम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब रैंडम सैलरी होगा तो कंस्ट्रक्टर में हम आएंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं दिस डॉट रैंडम सैलरी इक्वल टू obj सैलरी डॉट गेट। यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम आ गया हमें सिंपल यहाँ से। तो इससे क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा और वो वेरिएबल में हमारे स्टोर हो जाएगा जो भी वैल्यू रैंडम जनरेट होगी, क्लियर। अब इस सैलरी को मैं कॉपी करता हूँ इस वेरिएबल को, और जो इसका HTML फाइल है इसके अंदर आते हैं, एक डिव बनाते हैं, सॉरी इसके अंदर डिव बनाते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये क्या हो गया, ओके। डिव बनाया और डिव के अंदर हमने लिखा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट सैलरी। मैं टाइटल इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही, क्योंकि सेम वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और डिव को हम एक क्लास बना देते हैं, क्लास, और इस क्लास में हमने लिखा इन्फो बॉक्स। एक्चुअली इस नाम से मैंने ऑलरेडी क्लास बना रखा है अपने स्टाइल CSS में, इस वजह से। और इसको p टैग के अंदर डाल देते हैं इस डाटा को, क्लियर। यहाँ तक सेव करेंगे, ऐप कंपोनेंट फाइल को भी सेव करेंगे। आप पेज पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक रैंडम सैलरी जनरेट होगी। जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे एक नया सैलरी यहाँ पे अमाउंट जनरेट होगा, तो रैंडम जनरेट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी तक जो ये डिफिनीशन है इसके अकॉर्डिंग हमने भी कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है। अभी हम जो काम करने वाले हैं वो प्रोवाइडर का यूज करेंगे। प्रोवाइडर का यूज करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है वैल्यू, देन हम व्यू प्रोवाइडर का यूज करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अब हम यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है ऐप कंपोनेंट के अंदर, रैंडम सैलरी का एरर इन टेम्पलेट। ओके, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, कंपाइल सक्सेसफुली। एरर होगा तो बता देगा फिर से, ओके।
ठीक है, अब हम आते हैं पेरेंट कंपोनेंट में, हमने स्टार्ट करना है। अब इतना तो आपको नॉर्मल था जो अभी आपने देखा, अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो पेरेंट कंपोनेंट के जो टीएस फाइल है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्पलेट यूआरएल है इसको हम यहाँ पे कर देंगे कमेंट, क्योंकि हम जो HTML फाइल है इसका यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कॉमा लगा के अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टेम्पलेट को, मतलब जो कोडिंग होगी HTML की वो यहीं पे हम लिखेंगे, छोटा सा जो भी कोड होगा। आपको याद होगा जो आप कीबोर्ड पे जाएंगे तो 1 नंबर का जो कीबोर्ड होता है उससे पहले एक स्ट्रिक को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ताकि प्रॉपर हम यहाँ पे कोडिंग कर सकें, ठीक है। डिव डिव क्लोज, और इसको क्लास देते हैं नाम, क्लास का नाम सेम रखते हैं इन्फो बॉक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, पी टैग यूज करते हैं यहाँ पे, पी टैग या S3 टैग, ठीक है। और इसको लिखते हैं पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या होगा, हम वैल्यू यहाँ भी प्रिंट कराएंगे। वो वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे सबसे पहले फिर से इंपोर्ट करेंगे सर्विस फाइल को, ठीक है। फ्रॉम डॉट स्लैश करेंगे तो यहाँ पे EMP सर्विस फाइल हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फोल्डर से बाहर EMP, इसलिए डबल यहाँ पे डॉट लगा है। तो EMP सैलरी के अंदर भी वेरिएबल तो सेम ही होंगे, तो वेरिएबल मैं सेम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने यूज किया, क्लियर। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना ये जो डाटा है इतना हम कॉपी कर ले रहे हैं यहीं से, क्योंकि सेम ही हमें रखना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे सेम में साइन कर देता हूँ, और ये वेरिएबल जनरेट हुआ तो इस वेरिएबल को अब यहाँ पे हम कॉल करा लेते हैं इंटरपोलेशन के अंदर, ताकि ये प्रिंट करेगा। पहले सेव, अब देखिए पेरेंट बन गया है। अब पेरेंट को हम कॉल कराने वाले हैं, जो इसका सेलेक्टर है, ये हमारा सेलेक्टर होता है पेरेंट का, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने प्रोवाइडर्स अभी यूज नहीं किया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोवाइडर्स बना लेते हैं, प्रोवाइडर्स, ठीक है। एरे होता है कॉमा, अब यहाँ पे एक चीज़ होता है व्यू प्रोवाइडर्स, दोनों यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक, क्लियर। अगर हम जो इसका सर्विस है, ये जो हमारा जो हमने सर्विस बनाया है उसको अगर इस तरीके से असाइन करें तो भी ये प्रोवाइडर्स के अंदर काम करता है। अगर हम इसको ब्लैंक भी रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्रोवाइडर्स ही कॉल करता है, व्यू प्रोवाइडर्स तब तक कॉल नहीं करता है जब तक कि आप उसको असाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लैंक भी रख रहे हैं तो भी इसका मतलब ये है कि इसमें हमने सर्विस को प्रोवाइडर्स के अंदर असाइन किया हुआ है। तो मैं भी असाइन कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट को कॉल कराने वाले हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, जो कि HTML फाइल के अंदर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए हम इसके बाद एक बनाएंगे डिव, क्लियर। इस डिव के अंदर हम इस पेरेंट को कॉल कराने वाले हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। ये अब कौन सा कॉल हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉल हुआ ये हुआ कंपोनेंट व्यू। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट व्यू कॉल हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम किसी कंपोनेंट के अंदर हम नॉर्मल तरीके से कॉल करा रहे हैं, इसके अंदर किसी चाइल्ड के रूप में नहीं कॉल करा रहे हैं। ये हो गया इन्फो बॉक्स, इसका भी क्लास दे देते हैं नाम, ओके इन्फो बॉक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सेव करते हैं और पेज पे चलते हैं, देखिए क्या अंदर आता है। कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, पेज पे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऐप कंपोनेंट्स सैलरी बॉक्स कितना आ रहा है 300 135, और पेरेंट का आ रहा है 288, क्लियर। रिफ्रेश करेंगे तो हर बार चेंज होगा, ओके। यहाँ पे एक इन्फो बॉक्स को यहाँ पे भी हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डबल लाइन हो जा रहा है। सेव करते हैं, पेज पे जाते हैं तो ये ठीक है, ऐप कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरेंट के अंदर अगर हम इसको यहाँ से प्रोवाइडर्स के अंदर से हटा देते हैं और फिर सेव करते हैं और पेज पे जाते हैं तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे।
जब मैंने प्रोवाइडर्स को यहाँ से हटाया, ठीक है, इस प्रोवाइडर्स के अंदर से जो जो हमारा सर्विस फाइल है उसके जो क्लास का नाम है हमने प्रोवाइडर से हटा दिया यहाँ से, तो ये ग्लोबली वर्क कर रहा है। जो भी प्रोवाइडर, ये जो सर्विस है वो ग्लोबली वर्क कर रहा है सबके लिए सेम। और यहाँ पे वैल्यू भी आपको जो ऐप कंपोनेंट के अंदर से वैल्यू होगा वही पेरेंट के अंदर आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पे असाइन कर देना प्रोवाइडर्स में, कंट्रोल जेड, इस वैल्यू, इस क्लास को, यानी कि सर्विस को, तो ये क्या हो रहा है, सर्विस यहाँ पे अलग हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू अलग है। क्लियर। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स को हम ब्लैंक रख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। अब आते हैं चिल्ड्रन के अंदर। प्रोवाइडर का काम हो गया, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट का काम हो गया, प्रोवाइडर्स का यहाँ पे देख लिया आपने। अब आते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी हमें सेम ही कोडिंग करनी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस फाइल को, मतलब इस लाइन को कॉपी कर सकते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट का अलग रहेगा अपना। हम ये इसको भी यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं टेम्पलेट यूआरएल को, और सेम जो प्रोवाइडर्स वाला काम है, इस प्रोवाइडर्स को यहाँ से कॉपी किया और इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से एंटर करके। क्लियर। उसके बाद टेम्पलेट का जो ये है कॉपी करते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं नीचे कॉमा करके। अब बस यहाँ पे चेंज करना है, चाइल्ड कंपोनेंट सैलरी। अच्छा, वर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे अलग करते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट सैलरी कर दिया हमने, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट सैलरी, ठीक है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट सैलरी, ठीक है। अब हमने चाइल्ड में भी कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे कॉल नहीं कराया ना, बिल्कुल इसकी तरह। यहाँ पे ऊपर वाला तो काम हो गया, अब ये जो रैंडम वेरिएबल का काम है इसको कॉपी करते हैं और सेम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल हर जगह सेम है, फंक्शन हर जगह सेम है। क्लियर। अब इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया तो वैल्यू भी सेम है। अब पेज पे जाते हैं, तो ये देखिए अभी हमने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल नहीं कराया कहीं भी, तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसको सबसे पहले हम कॉल करा रहे हैं एज अ कंपोनेंट व्यू, किसमें, पेरेंट के अंदर, यहाँ पे, यानी कि इसके बाद पेरेंट के में, इसके बाद एज ए व्यू हम इसको कॉल करा रहे हैं। क्लियर। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऐप कंपोनेंट सैलरी जो वैल्यू है वही आपका पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू है, वही आपका चाइल्ड कंपोनेंट की वैल्यू है। क्लियर। तीनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे जो हमने पेरेंट बनाया था इसके अंदर अगर मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये एम्प्लॉय सैलरी जो सर्विस फाइल का है नाम, वो कॉपी करके पेस्ट करता हूँ प्रोवाइडर्स के अंदर और सेव करता हूँ। पेज पे जाएंगे तो ये देखिए ऐप कंपोनेंट सैलरी की वैल्यू अलग हो गई, बट पेरेंट कंपोनेंट की सैलरी की जो वैल्यू है वही चाइल्ड कंपोनेंट की सैलरी की वैल्यू है। क्लियर। और यही चीज़ अगर हम चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, सेम काम यहाँ पे करते हैं, सेव करते हैं, तो अब आते हैं तो देखिए तीनों की वैल्यू अलग अलग है। क्लियर। तो ये तो डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिलेगा। इस केस में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ये जो सर्विस फाइल है वो इसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, पेरेंट के अंदर जो सर्विस फाइल है इसके लिए काम कर रहा है जब हमने प्रोवाइडर यहाँ पे असाइन कर दिया। लेकिन अगर हम प्रोवाइडर असाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी और इसमें भी, और सेव करते हैं दोनों पेज को, तो जो ग्लोबल हमारा जो सर्विस फाइल बन रहा है जो कि है ऐप कंपोनेंट में, हमारा कौन सा है, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, सॉरी यहाँ पे मैं एक सेकेंड, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, तो इसमें जो सर्विस फाइल कॉल हो रहा है, ठीक है, ये ग्लोबली वर्क कर रहा है सबके लिए, चाहे वो चाइल्ड हो पेरेंट हो, इनके लिए। तो वैल्यू जो हमारी आ रही है उस केस में तीनों के लिए सेम आ रही है, क्योंकि मेन पेरेंट कौन बन रहा है इस केस में, ऐप कंपोनेंट हमारा मेन है, और उसके अंदर हम पेरेंट को कॉल कर रहे हैं और पेरेंट के अंदर हम कॉल कर रहे हैं चाइल्ड को, इस वजह से। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अब जाते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, व्यू प्रोवाइडर अलाउ अस टू मेक अ प्रोवाइडर अवेलेबल ओनली फॉर द कंपोनेंट व्यू
एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द कंटेंट चिल्ड्रेन। तो अभी हमने चिल्ड्रेन कोई बनाया ही नहीं, तो सबसे पहले अब चिल्ड्रेन पे आते हैं, चिल्ड्रेन कंपोनेंट बनाते हैं। यानी कि चिल्ड्रेन का पार्ट हम कहाँ बनाएंगे, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML फाइल में अब आए। यहाँ पे इसके बाद मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है, इसको भी क्लास सेम ही दे देते हैं नेम, और इसको देते हैं इन्फो बॉक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमने पेरेंट को कॉपी किया, ठीक है, इसके अंदर हमारा चाइल्ड। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड को कॉपी करूँगा इसके अंदर, एज ए चिल्ड्रेन मैं अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। यहाँ तक जो था कंपोनेंट व्यू था, कंटेंट चिल्ड्रेन नहीं था, लेकिन अब ऐप का जो पेरेंट है उसके जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर अब मैं यहाँ पे चाइल्ड को कॉल करा रहा हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, पेज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें आप देखो, देखने में आपको समझ में आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सैलरी, पेरेंट कंपोनेंट सैलरी सारी सेम आ रही है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट के अंदर हमने क्या, चाइल्ड को कॉल कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे चाइल्ड को कॉल कर दिया तो अब इस पेरेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट डुप्लीकेट फिर हो रहा है इस केस में। पेरेंट पेरेंट तो हमें डुप्लीकेट नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट अब यहाँ पे कॉल हो ही रहा है, तो ऊपर वाले को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, सेव करते हैं और पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए पेरेंट आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या कहा था कि पेरेंट से भी हम इसको हटा देते हैं ताकि वैल्यू सेम रहे। सेव करते हैं, तो अब तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML फाइल है, इसके अंदर मान लीजिए कोई चीज़ में कोई एक वैल्यू इंजेक्ट करता हूँ, यानी कि H3 में मैं आता हूँ और मैं इंजेक्टेड सैलरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या इंजेक्टेड डाटा या कुछ भी हम लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा यहाँ पे नहीं दिखा, जबकि दिखना चाहिए। ये जो इंजेक्ट है H3 जो टैग है, ये टैग हमारा पेरेंट के अंदर कॉल होना चाहिए और ये यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है, जब भी हम पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर चिल्ड्रन कंपोनेंट बनाते हैं और कोई कंटेंट लिखते हैं, तो उस कंटेंट को कॉल करने के लिए हमें पेरेंट के अंदर क्या होता है, जहाँ भी हम कॉल कराना चाहते हैं, यानी कि इसके बाद मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे लिखना होता है ng डैश कंटेंट, यानी कि इस कंपोनेंट को कंटेंट बेस हमें बनाना होता है, ठीक है, कंटेंट व्यू कंपोनेंट। तो ng डैश कंटेंट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये कंटेंट व्यू हो गया। सेव करेंगे तो अब जो कंटेंट होगा हमारा पेरेंट के अंदर, यानी कि ये इंजेक्ट सैलरी, ये भी अब वहाँ पे दिखनी चाहिए। ये देखिए इंजेक्टेड सैलरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। पेरेंट सैलरी है, चाइल्ड सैलरी अब दो हो गए। रीजन क्यों है चाइल्ड सैलरी दो होने के, एक रीजन यहाँ पे ये है, यहाँ पे चाइल्ड सैलरी कॉल हो रहा है, ठीक है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड सैलरी कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं समझने के लिए, H3 टैग फिर से लेते हैं, ये है कि कौन सा टाइटल कहाँ का है, क्लियर होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट का है, ये हम चाइल्ड पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। तो अब देखिए जो चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि ये जो डाटा है ये पेरेंट के अंदर से आ रहा है, क्लियर। और ये जो डाटा है इंजेक्टेबल सैलरी, यानी कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो अब डाटा क्लियर हो गया, एक ये डाटा और एक ये डाटा क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अभी डाटा की वैल्यू अब आप चेक करेंगे तो ऐप कंपोनेंट की सैलरी की वैल्यू 308 है, इसकी भी 308 है, इसकी भी 308 है, इसकी भी 308 है, क्लियर। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि अगर हम यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे मतलब सर्विस को हम कॉल करा देते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर डायरेक्टली हम पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो वैल्यू अब देखिए चेंज क्या होता है। रिफ्रेश हुआ, ऐप कंपोनेंट सैलरी अलग हो गया, लेकिन उसके बाद चाहे वो पेरेंट कंपोनेंट सैलरी देख लो, चाइल्ड कंपोनेंट सैलरी देख लो, और यहाँ पेरेंट के अंदर की जो चाइल्ड कंपोनेंट सैलरी, तीनों हमारा सेम आ रहा है। रीजन क्या है कि हम जो पेरेंट के अंदर हमने कॉल करा दिया, प्रोवाइडर्स के अंदर हमने इस सर्विस को, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कॉल हो रहा है तो यहाँ पे तो आएगा ही, पेरेंट के अंदर कॉल है,
उसके अंदर चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन को भी वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, सेम वैल्यू दे रहा है। और उसके जो इंजेक्टेबल हो रहे हैं उनको भी दे रहा है, ठीक है, तीनों को दे रहा है, सबको दे रहा है। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन था इसमें क्या हो रहा है, व्यू प्रोवाइडर, यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है कि व्यू प्रोवाइडर अलाउ क्या करता है, मेक प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर तो बनाता है बट अवेलेबल ओनली फॉर द कंपोनेंट व्यू, सिर्फ कंपोनेंट के व्यू को। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर इस चीज़ को चेंज कर दें, इस जो सर्विस है इसको यहाँ से कट करें और इसको हम डिफाइन कर दें प्रोवाइडर्स की जगह पे व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर, फिर हम सेव करें और पेज पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, ऐप कंपोनेंट की वैल्यू 382 है, ठीक है। इंजेक्टेबल जो सैलरी है उसकी जो वैल्यू है वो भी 382 है, बट जो पेरेंट कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, 464, और उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू भी 464 ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू में डिफरेंस हुआ। अंतर क्या हुआ, अगर हम इस जो सर्विस फाइल है उसकी जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम प्रोवाइडर्स के अंदर यानी क्लास को हम प्रोवाइडर्स के अंदर हम करते हैं कॉल, तब तो ये तीनों की वैल्यू हमारी सेम आती है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको हमने व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर कॉल करा दिया। तो इस केस में क्या हो गया कि इस केस में जो सैलरी की वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही है वो किसके लिए, पेरेंट कंपोनेंट की जो सैलरी होगी वही सैलरी किसी होगी, ये जो चाइल्ड कंपोनेंट की जो सैलरी होगी। यानी कि इसके अंदर जो यहाँ पे हम चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कराएं इसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू सेम होगी। बट जो अब यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर बात करते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर वैल्यू डिफरेंस हो जाएगी, क्योंकि एज पर द डिफिनेशन क्या कह रहा है, व्यू प्रोवाइडर अलाउ अस टू मेक अ प्रोवाइडर अवेलेबल ओनली फॉर कंपोनेंट व्यू। तो कंपोनेंट व्यू इसका क्या है, यहाँ पे हमने व्यू प्रोवाइडर के अंदर लिखा है, तो इसका कंपोनेंट व्यू क्या है, सिर्फ इतना, ये इसका कंपोनेंट व्यू है। इसके अंदर हम जितनी बार अगर कॉपी कर दें तो वैल्यू सेम रहेगी, जो वैल्यू आपका पेरेंट कंपोनेंट सैलरी वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके अंदर यहाँ पे चाहे तो हम अगर 10 हम कर दें, 1 2 जितनी कॉल करा लो एक के बाद एक, सबकी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। देखो, ठीक है, पेरेंट के अंदर जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये व्यू के अंदर काम करता है सिर्फ। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर इसको कॉल हो रहा है और यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट तो कॉल हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये जो डाटा है ये एज अ चिल्ड्रेन यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। मैंने आपको बताया एज अ चिल्ड्रेन, तो जब चिल्ड्रेन कॉल हो रहे हैं और जो डिफिनेशन कहता है कि जो अवेलेबल होगा प्रोवाइडर्स अवेलेबल ओनली फॉर द कंपोनेंट व्यू एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द कंटेंट चिल्ड्रेन, तो ये जो डाटा है हमारा वो है हमारा कंटेंट चिल्ड्रेन, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट की जो वैल्यू आ रही है इंजेक्टेबल सैलरी के बाद जो चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हुआ है, क्योंकि ये कंटेंट चिल्ड्रेन है किसका, पेरेंट का, तो इसमें वो वैल्यू सेम नहीं पास हो सकती, क्योंकि व्यू प्रोवाइडर्स यहाँ पे आपको लिमिट करता है कि सिर्फ वैल्यू उसी की सेम होगी जो पेरेंट कंपोनेंट, और जहाँ पे व्यू प्रोवाइडर्स कॉल हुआ उसके अंदर जो भी व्यू होगा उसमें अगर आपने कॉल कराया है कुछ भी तो वो उसको वर्क करेगा, बट अगर वो किसी चिल्ड्रेन को कॉल कराया है तो उसके अंदर वर्क नहीं करेगा। तो एक है व्यू प्रोवाइडर डिफाइंस ए सेट ऑफ इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट डेट आर विजुअल टू इट्स व्यू, जहाँ पे व्यू प्रोवाइडर कॉल हुआ है उसी कंपोनेंट के अंदर अगर आपने जितना डिफाइन किया है वहाँ पे काम करेगा, उसके चिल्ड्रन में काम करेगा, बट नॉट विजुअल टू कंटेंट चिल्ड्रन। डोम चिल्ड्रन में तो काम करेगा, डोम चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने लिखा और यहाँ पे चिल्ड्रन बनाया, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मैं आता हूँ और कोई और चिल्ड्रन बना लेता हूँ, तो इसके अंदर डोम चिल्ड्रन, ये डोम चिल्ड्रन हो गया तो यहाँ पे काम करेगा, बट आउटसाइड द चिल्ड्रन की बात करें तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके अंदर कुछ भी पी टैग और इसके अंदर चाइल्ड ABC करके, मैं बस सिंपल लिख के देख रहा हूँ टेस्ट करके, सेव करते हैं, पेज पे जाते हैं, तो ये देखिए इसके अंदर वो डाटा नहीं दिखा, क्योंकि ये कंटेंट व्यू नहीं है,
अब इस अगर ये डाटा दिखाना है तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे इसके बाद या ऊपर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ng डैश कंटेंट। अब सेव करेंगे तो जो डाटा हमने इसके अंदर डिफाइन किया है वो डाटा अब यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, ये चाइल्ड को, अच्छा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, चाइल्ड की CHILD होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड ABC। तो यहाँ पे वो डाटा फिर आपको दिख रहा है, ऊपर डिफाइन किया होता तो ऊपर में दिखता है, ये बाद में डिफाइन किया है तो बाद में डिफाइन किया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हमें किसी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके अंदर ng कंटेंट को कॉल कराना होता है। अगर कंटेंट आपको चिल्ड्रन कंटेंट को आपको डिस्प्ले कराना है तो ng कंटेंट उसके अंदर कॉल होना चाहिए। तो पेरेंट के अंदर तो हमारा ng कंटेंट है, जिसकी वजह से हमारा पेरेंट के अंदर जो भी डाटा है, यानी कि ये जो डाटा वो इंजेक्ट तो हो रहा है बट उसकी वैल्यू जो सैलरी की वैल्यू है, क्योंकि वो सर्विस बनाई है और उसे हमने कॉल करा है व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर, इसलिए वो सेम नहीं हो सकता। अगर व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर नहीं रखते हैं और फिर यहाँ से कट करके इसके अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर रखते हैं तो ये वर्क करेगा, सेम सेम वैल्यू सबको देगा, सेम वैल्यू देगा। लेकिन अगर यही आप व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर रख रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, अभी फिर से इसको देख लेते हैं, तो वैल्यू उसी को देगा जो इसके व्यू के अंदर है, जो कंपोनेंट इस व्यू के अंदर कॉल होते हैं सिर्फ उन्हीं को वो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 249 और इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट कॉल है तो 249, जबकि चाइल्ड कंपोनेंट दोनों में है। यहाँ भी क्या है, एज ए चिल्ड्रन ही सही बट कंपोनेंट हमारा क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट ही है। लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट है एज ए चाइल्ड नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि व्यू प्रोवाइडर अलाउस टू मेक अ प्रोवाइडर अवेलेबल ओनली फॉर द कंपोनेंट व्यू, जो करंट कंपोनेंट है जिसके अंदर कॉल हो रहा है व्यू प्रोवाइडर, उसके कंटेंट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस कंपोनेंट के अंदर कोई चिल्ड्रन, चाहे वो ऐप कंपोनेंट में एज ए चिल्ड्रन इंजेक्ट हो रहा, उसके अंदर वो डाटा वर्क नहीं करेगा, यानी कि दे आर नॉट विजुअल टू द कंटेंट चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात यहाँ करते हैं कि इसका यूज कहाँ होगा। व्यू प्रोवाइडर्स के जो नॉर्मली तो हम यूज करेंगे ना, बट कहाँ पे यूज होगा, तो इसका यूज आप करोगे जब कोई लाइब्रेरी डेवलप करोगे, यानी कि अपना खुद की कोई लाइब्रेरी डेवलप करोगे ताकि कोई और उसे यूज कर सके इन फ्यूचर। उस केस में आप व्यू प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं ताकि कोई थर्ड पार्टी पर्सन अगर आपके कोड को या फिर हम जैसे कुकीज़ को हम खुद इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं ना लाइब्रेरी को, उसी तरीके से कोई और अगर आपकी बनाई हुई लाइब्रेरी को यूज करेगा तो आपके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपने व्यू प्रोवाइडर्स के अंदर कोई सर्विस कॉल किया है तो उसके अगर एज ए चिल्ड्रन कॉल कराएगा उसके अंदर, यानी कि इस तरीके से अगर कुछ कॉल कराएगा तो वो वर्क नहीं करेगा सेम के लिए। अगर नॉर्मल कराता है तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है व्यू प्रोवाइडर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और जो भी मैंने एग्जांपल बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे के वीडियोज़ होंगे उसकी अपडेट आपको मिलते रहें। आज के लिए ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।